लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान आज पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। हालांकि अभी भी 4 चरणों के मतदान बाकी है। इस दौरान पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव है। इस वक्त हम दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके सियासी सफ़र के बारे में बात शुरू करूंगा, क्योंकि आप एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। शायद 1985 से भी पहले से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो कैसे आपका ये सियासी सफ़र शुरू हुआ और क्यों बीजेपी को, यानी आपकी पार्टी को, आप पर ज़्यादा भरोसा है, जो कि उन्होंने हंसराज हंस का टिकट काटकर आपको टिकट दे दिया? देखिए, मेरी जो शुरुआत है राजनीतिक में, जी वह तो पद के दायित्व के साथ तो 6 नवंबर 1985 से है। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब संघ से प्रतिबंध हटा था, जी तो मैं बाल्यकाल स्वयंसेवक बन गया। और 1978 में संघ का जो शिक्षण होता है, उसको प्रथम वर्ष कहते हैं, द्वितीय वर्ष होता है, तृतीय वर्ष नागपुर में होता है। तो मैंने 78 में, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, मात्र 16 साल की आयु में कुरुक्षेत्रा में मेरा शिक्षण हुआ। द्वितीय वर्ष मेरा 1980 कुरुक्षेत्रा में गीता हाई स्कूल में हुआ। और मेरा सौभाग्य था, दोनों समय हमारे मुख्य शिक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई, तो मुझे ये भी सौभाग्य है, फिरोजशाह कोटला मैदान में मैं उस कार्यक्रम में भी था। उसके बाद 25, 26, 27 दिसंबर को 1980 को, उस समय मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था और बॉम्बे के अधिवेशन में, फर्स्ट अधिवेशन में मैं वहाँ भी गया था। उसके बाद छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं मध्य विभाग का प्रमुख रहा। उसके बाद उसके बीच में ही जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, तो आज जो आसाम में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इस सरकार के पीछे अगर वहाँ जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का था, घुसपैठ के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने एक मुहिम चला रखी थी। और उस समय हमारे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी थे, जो बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और राष्ट्रीय महामंत्री जो थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी थे। उनके नेतृत्व में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर वहाँ पर पटना के गांधी मैदान में विद्यार्थी परिषद की एक रैली थी। और वो बांग्लादेश के घुसपैठ के खिलाफ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरे प्रयास किए कि गुवाहाटी तक कोई भी ABVP का कार्यकर्ता ना जा पाए। मेरा सौभाग्य था कि मैं गुवाहाटी पहुंच गया और गुवाहाटी में हमने उस सरकार के खिलाफ, वहाँ के जो घुसपैठियों के खिलाफ हमने आंदोलन किया और उसमें हमारी खूब पिटाई भी हुई। आज जो सरकार है, उसमें विद्यार्थी परिषद का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा रोल है, जो उन्होंने उस समय संघर्ष किया। और उसी में से असम गण परिषद भी निकला था। बाद में वह अपने रास्ते से भटक गया और आज भारतीय जनता पार्टी की आसाम में सरकार है। तो उसमें मेरे भी एक कार्यकर्ता के नाते, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की भी उसमें भूमिका है। उसके बाद छात्र राजनीति में आने के बाद मेरे पिताजी 1983 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इसी रैगपुरा वार्ड से चुनाव लड़े थे, वो जीत नहीं पाए थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकल कर आया, तो 6 नवंबर 1985 को मैं रैगपुरा मंडल का मंत्री बना था। वो मेरा पहला दायित्व था। और 39 साल के संघर्षपूर्ण काल के अंदर मैंने, जब मैं मंत्री बना था, तो दरी बिछाने का काम, जब कोई चुनाव होता था तो उस चुनाव में अनाउंसमेंट करने का काम, पोस्टर लगाने का काम मैं करता था। और जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तो एक वर्कशॉप होती थी, हमारा अभ्यास वर्ग होता था, उसमें वॉलेटिंग करना सिखाया जाता था कि हम जब वॉलेटिंग करते थे यूनिवर्सिटी चुनाव के अंदर, ABVP के सदस्य बने। वो काम किया। मंडल के मंत्री बनने के बाद 39 साल, 1 अगस्त 2023 को मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया। उससे पहले मैंने मंडल में भी राजनीति की। मैं जिले में युवा मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष रहा, डिस्ट्रिक्ट में 2 बार मंत्री रहा। और मेरा सौभाग्य था कि 98 के अंदर मुझे दिल्ली में अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन उससे पहले 5 साल पहले
जब प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय उनकी टीम का मैं हिस्सा था। मैं प्रदेश का मंत्री था। उस समय प्रदेश में केवल 5 उपाध्यक्ष, 5 मंत्री होते थे, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, जो उनकी टीम में 5 मंत्री थे, वो बहुत बड़े नाम थे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा एक मंत्री थे, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो दूसरे मंत्री थे। बरम सिंह तंवर जो हमारे 77 से लगातार इमरजेंसी के बाद से वहाँ पर चुनाव जीतते रहे, वो तीसरे मंत्री थे। एक इंदिरा पस्रीचा जी, वो अब नहीं है, वो मंत्री थी, और 5वां मंत्री मैं था। तो मुझे कोहली जी के नेतृत्व में और साहिब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। 98 में मुझे एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद सन 2000 के अंदर मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और मैं ऐसा अध्यक्ष रहा जो 2 टाइम अध्यक्ष रहा। मेरे बाद जब मैं कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत गया, तो दिल्ली में तो उस परिवर्तन हुआ था। तो शिवराज सिंह चौहान जी, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व के अंदर दिल्ली में हमने युवा मोर्चा को बहुत तेज़ी से चलाया। उस समय कांग्रेस का शासन था यूपीए का, और लगातार दिल्ली में हमने संघर्ष किया शिवराज जी के नेतृत्व के अंदर। पुनः 2004 में फिर मुझे मौका मिला दोबारा युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने का। तो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, और 2005 में मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, देश के निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जब अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी टीम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था। उसके बाद प्रदेश में मैं मंत्री रहा, विजेंद्र गुप्ता जी की टीम में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की टीम में। प्रदेश का उपाध्यक्ष मैं रहा विजय गोयल जी की टीम में 2013 के अंदर, और उसके बाद मैं एक जिले का प्रभारी भी रहा। प्रभारी का दायित्व छोटा होता है, लेकिन मैंने संगठन के जो भी दायित्व मुझे मिला, और मैंने उसका निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से किया। और उस प्रभारी के दायित्व में उत्तर पश्चिम जिले का प्रभारी था। मुझे जो पार्टी ने जो मौका दिया है, उसमें मेरा उसका भी काम जो मैंने अध्यक्ष के बराबर काम करके दिखाया, उसका भी मुझे बड़ा उसमें बेनिफिट हुआ। फिर जैसे मैंने बताया, 1 अगस्त को 2023 को मुझे महामंत्री बनाया गया। ये तो मेरा संगठन का मेरा अनुभव है। अगर हम सरकार की बात करें, सन 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 14 लोग चुनाव जीते थे, उस समय मैं इसी सीट से, जनरल सीट से मैं चुनाव जीतकर कॉरपोरेशन का मेंबर बना था। 2007 के अंदर जब हम सत्ता में आए, तो उसके बाद मैं, विजेंद्र गुप्ता जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 2 वर्ष में उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा। 2010 से लेकर 12 तक मैं 20वां स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, जो अनुसूचित जाति का अगर कोई एक व्यक्ति स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना है आज तक के इतिहास में, उसका नाम है योगेंद्र चंदोलिया। और उस समय एकीकृत बड़ी नगर निगम होती थी, मैं दो बार उसका अध्यक्ष रहा। उसके बाद 3 कॉरपोरेशन हो गई, तो 3 कॉरपोरेशन के अंदर मैं नॉर्थ एमसीडी का फिर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा। 2014 में नॉर्थ एमसीडी का मेयर रहा। 2015 में नेता सदन रहा। 15 साल मैं एक ही सीट से लगातार मैं चुनाव जीत कर गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में आज भी सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति का वोट किसी सीट पर है, तो देवनगर वार्ड था, जिसमें मैं 15 साल लगातार यहाँ पार्षद रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे संगठन का जितना अनुभव है, उतना ही मुझे प्रशासन का भी पूरा मुझे अनुभव है। 15 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 1,75,000 कर्मचारी से लेकर आईएएस अधिकारी उस नगर निगम का हिस्सा थे, उनको मैंने लीड किया। और साथ साथ आईएएस अफसर, 4 आईएएस अफसर तो होते थे हेडक्वार्टर में, और 3 या 4 आईएएस अफसर होते थे जोन के अंदर। तो मुझे उसका पूरा, मैंने संगठन का जो दायित्व मुझे मिले थे, उसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाकर मैंने नगर निगम में काम किया। मेरे संज्ञान में आया कि 7200 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो काफ़ी वर्षों से रेगुलराइज नहीं हुए थे, 1993 में
जब मदन लाल खुराना जी की सरकार थी तो उस समय खुराना जी ने कुछ सफाई कर्मचारियों को रेगुलर किया था। मेरे संज्ञान में जब विषय आया तो मैंने 7,200 कर्मचारियों को मैंने 1 मिनट नहीं लगाया रेगुलराइज करने के अंदर। उनको जो दरोगा थे वो उनको 2-3-4 हाजिरी देते थे और उनका शोषण होता था। उनको उसके बाद 25,000 से ऊपर तनख्वाह हो गई, उनको एरियर मिला। और ये मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था और वो कहते थे जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको समाज के बराबर लाके खड़ा करेंगे तभी हम देश को सशक्त मान सकते हैं। तो मैंने उस वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए मैंने काम किया और वो मेरा धर्म था। वो उसका उनको फल मिलना चाहिए था, लेकिन पुरानी सरकारों ने नहीं दिया तो उसका सौभाग्य मुझे मिला। इसी प्रकार से जब एक विषय मेरे ध्यान में आया कि पार्किंग की बड़ी समस्या है, लोग मकान बनाते हैं, आज एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हो गई, फ्लोर सिस्टम हो गया। तो मैंने स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव में लेकर आया था कि स्ट्रीट पार्किंग जो है, जो बिल्डिंग बनेगी उसका नक्शा तभी पास होगा जब स्ट्रीट पार्किंग बनेगी। तो कम से कम अगर 4 फ्लैट एक बिल्डिंग में बन रहे हैं तो 4 गाड़ियाँ तो नीचे स्ट्रीट पार्किंग में ग्राउंड पे खड़ी हो सकती हैं। और उसका काफ़ी लोगों ने सराहा, खासकर जितने भी दिल्ली में RWS हैं उन्होंने मेरा काफ़ी धन्यवाद किया कि वहाँ बहुत समस्या थी। डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, वहाँ बहुत गाड़ियाँ, लोग कम थे, गाड़ियाँ ज़्यादा थी, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा हुआ। ऐसे नगर निगम में हमने बहुत सारे काम किए। और भी जो हमारे कर्मचारी थे, मतलब जिनकी तनख्वाह मुझे बताते हुए अजीब लगता है कि 120 रुपये में भी लोग काम कर रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर में अगर कोई फंक्शन है तो उसी दिन वो सफाई करेंगे और 120 रुपया, हमने उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई कमिश्नर को कह के। तो नगर निगम का जो मेरा अनुभव है, मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे और हमारे JP नड्डा जी ने मुझे जो उत्तर पश्चिम लोकसभा से मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो वहाँ पर ये जो मेरा संगठन का अनुभव और मेरा प्रशासन का 15 साल का अनुभव, इसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा में जा रहा हूँ। ये हमारी लोकसभा बहुत अच्छी लोकसभाओं में से मानी जाती है। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि, एक गांव, इसमें अर्बन भी गांव है और इसमें रूरल भी गांव है। और रोहिणी जैसी सोसाइटियों का लगभग एक रोहिणी विधानसभा में 155 सोसाइटी हैं और पूरा एक ऐसा मिश्रण है जहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, यहाँ झुग्गी क्लस्टर भी है, यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी भी है, कुछ है, लेकिन गांव के अंदर जो है बहुत अच्छा गांव का है। लोग मुझे मिल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और काफ़ी मुझे सहयोग मिल रहा है। आपने हर बड़े नेता का मुझे लगता है नाम गिनवा दिया। कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिनका मैं नाम लेकर कोई सवाल आपसे पूछ सकूं। हालांकि मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि आप ज़मीन से जुड़े नेता क्यों हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपके जो आपने अपना सियासी सफ़र और अनुभव बताया उसमें मिल गया। खैर, आपने बात की MCD की, क्योंकि आप लंबे समय तक MCD के मेयर भी रहे और क्योंकि ये रिजर्व सीट है, तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मेयर रहते हुए या इस दौरान ऐसे क्या काम किया जिससे पिछड़े समुदाय को, दलित समुदाय को सीधा सीधा फ़ायदा मिला हो, और क्यों नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो जनता है उस काम को देखकर आप पर भरोसा करे? देखिए, मैंने बताया ना अभी, 7,200 कर्मचारियों को जिनको एफजीदार कहते हैं, उनको जब मैंने पक्का किया तो उसके अंदर उनकी सैलरी 20-25 हज़ार से बढ़कर 20-25 हज़ार से प्रारंभ हो गई। उनको एरियर 2006 से मिला, जो एक एक कर्मचारी को 8 से 10 लाख रुपया उनको वो मिला। तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि उनको कोई मौका नहीं होगा। और वो पहले भी उनको भी कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी काम करने की। मेरे संज्ञान में है, मैंने तुरंत उसका फैसला किया। लेकिन क्योंकि विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हो और इतने आप काम बता रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में भी जो है अगर बात की जाए विकास की, तो यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या अभी भी है। आपने हालांकि इस पर अभी बात बताई भी, पार्किंग के लिए आपने क्या क्या किया। और यहाँ गांव के भी इलाका आता है, अर्बन इलाके भी आते हैं, बल्कि कई इलाके तो ऐसे आते हैं जहाँ अब तक मेट्रो तक नहीं पहुँच पाई है। तो इन दोनों के बीच आप बैलेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं नरेला गया जी तो नरेले के लोगों की एक बड़ी डिमांड है और पिछले 5-7 साल से वो लगे हुए हैं जी कि नरेला तक मेट्रो जाए। अब तो मुझे वो नरेला के आगे पल्ला तक की बात भी कर रहे हैं, उससे अगला गांव है। मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार का भी उसमें शेयर होता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शेयर देने से मना कर दिया। तो हरदीप कपूर जी ने फैसला किया कि रिठाला से नरेला तक की मेट्रो का सारा पैसा भारत सरकार खर्चेगी। उसी प्रकार से रिठाला से बवाना तक मेट्रो नहीं है। आज पंजाब पीरागढ़ी से लेकर बहादुरगढ़ तक मेट्रो है। वो चंदी बॉर्डर तक मेट्रो जाए, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। रिठाला से आगे उसको आगे एक्सटेंड करना है। मैं बादली में गया तो बादली के लोग कह रहे हैं कि सिरसपुर तक मेट्रो क्यों नहीं जाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कमिटमेंट मेरी जनता से की है। ये उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। जब मोदी जी ने 14 अप्रैल को अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उन्होंने उसमें कहा कि दिल्ली के अंदर हम मेट्रो का विस्तार करेंगे। तो मुझे और ताकत मिल गई जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में कह दिया तो मोदी तो गारंटी है। तो मैं ये काम बिल्कुल सिस्टम से इस काम को करवाऊंगा। तो ये लाखों लोगों का इससे फ़ायदा होने वाला है। और उस तरफ जो ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ इतने सारे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, तो लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात, एक मैंने संकल्प लिया है कि हमारे यहाँ किराड़ी एक विधानसभा है जिसमें अभी तक 2,97,000 वोट हैं। और अगर जनसंख्या की बात देखें तो लगभग 8 से 10 लाख लोग उस किराड़ी में रहते हैं। किराड़ी सलम बना हुआ है और किराड़ी में अब तक जो सरकारी आंकड़ा है, पानी आज भी पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। 100 से ऊपर लोग डूबकर मर चुके हैं, जिसमें बच्चों की भी संख्या है। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की जो लोगों की पीड़ा है वो देखने वाली है। और उस सीट पर हमें भारतीय जनता पार्टी को तो एक बार मौका मिला और 25 साल से कांग्रेस की 15 साल, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। वहाँ पर पानी की निकासी का काम प्रारंभ हो चुका है। हरदीप पुरी जी हमारे हंसराज हंस जी को उनको लेकर आए थे। वहाँ पर 200 करोड़ रुपया का काम चल रहा है, जो पूरे किराड़ी का पानी उठाकर उसको बाहर निकालने वाले हैं। उसका काम प्रोग्रेस पे है। अब उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करने का काम, क्योंकि 200 करोड़ रुपया बहुत अमाउंट होता है और काम कोई एक दिन में या 1 साल, 1.5-2 साल का वो काम है। दूसरी सबसे बड़ी जो किराड़ी के लोगों ने समस्या बताई, किराड़ी से बाहर सब लोग वहाँ पे मेहनतकश मजदूर लोग हैं जो वहाँ से बड़े बड़े उद्योग नगर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ पर एक रेलवे का फाटक है जो 12C फाटक कहते हैं उसको। वो रोहतक रोड पर जाके निकलता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए। घंटों घंटों तक वहाँ जाम लगा रहता है। कई दुर्घटनाएं भी वहाँ पर हो गई। जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे जल्दी साइकिल निकाल कर मैं निकल जाऊँ, कई लोगों की मौत भी हो गई। मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल साहब ने उसकी NOC नहीं दी, जबकि भारत सरकार ने 132 करोड़ रुपया उसके लिए अंडरपास के लिए रखा हुआ है। इसी प्रकार एक घेवरा गांव के पास घेवरा फाटक है, वहाँ भी लोग उस फाटक से बहुत परेशान हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने लगभग देश में 2000 रेलवे फाटक को रिमूव करने का फैसला किया है। उसमें कुछ तो हमारे रेलवे फाटक आ गए, लेकिन ये किराड़ी का 12C और घेवरा ये उसमें नहीं आया है। एक का पैसा आ चुका है और मैं अगर चुनाव जीतता हूँ, जो कि लग रहा है मैं जीत रहा हूँ, तो मैं तुरंत उसको परस्यू करके उस काम को कराएंगे। आज भी गांव के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पानी की निकासी नहीं है। पानी उसी गांव में घूमता रहता है, उसी गांव में घूमता रहता है, गंदगी उससे हो रही है। तो हम निकासी की बात करेंगे। पूरे गांव के अंदर लोगों की एक बड़ी समस्या है कि हमारा गांव आदर्श गांव क्यों नहीं है। वहाँ पर तालाब, वाटर बॉडी जो हैं वो या तो मृत प्राय हो चुकी हैं या गंदगी का कूड़ा हो गया है। उनका ये कहना है कि हमें ये हमारे तालाबों को सौंदर्यीकरण करवा दीजिए, जो कभी भी किसी व्यक्ति ने देखा नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सारे के सारे तालाब ये DDA के पास हैं, तो DDA से मुझे कोई काम कराने में दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली सरकार का कोई फंड का मुझे इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे। तब भी DDA के पास इतनी अमाउंट है कि मैं मेरे क्षेत्र में 93 गाँव पड़ते हैं। 93 गाँव में जहाँ जहाँ लोग तालाब की बात करेंगे वहाँ हम तालाब को डेवलप करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, जिससे लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मुझे लगता है जिस तरह आप बात कर रहे हैं योगेंद्र जी,
स्थानीय मुद्दों को बड़े अच्छे से आप समझते हो और पकड़ आपकी मजबूत है। लेकिन क्योंकि आप दिल्ली सरकार का बार बार नाम ले रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने जो अपनी एक छवि बनाई है, तो चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली का बिल ज़ीरो करना हो, इस तरह के जो विकास के मुद्दे, वो देश भर में अपना प्रचार इन्हीं के दम पर करते हैं। लेकिन विकास के मुद्दे पर लड़ना, वो भी आम आदमी पार्टी के समर्थन से यहाँ उदित राज लड़ रहे हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि आपकी लड़ाई में थोड़ा सा ये ज़्यादा सख्त हो जाएगी लड़ाई, या एक तरफा मुकाबला आपका नहीं रह पाएगा? देखिए, ये तो 4 जून का परिणाम बताएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किराड़ी, ये बहुत गरीब क्षेत्र है। गांव के अंदर भी बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, दलित लोग रहते हैं, अलग अलग बिरादरियों को रहते हैं। 2013 के मैनिफेस्टो में, 2015 के मैनिफेस्टो में, 2020 के मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल जी ने नए राशन कार्ड बनाने की बात की थी। आज लोग इतने परेशान हैं अरविंद केजरीवाल के इस कारण, 7 लाख लोगों की एप्लीकेशन, 7 लाख परिवारों की एप्लीकेशन पेंडिंग है जो कंप्यूटर में है, और उन्हीं के एमएलए ने उसको स्टैम्प करके दिया हुआ है। राशन बनाने का, कार्ड बनाने का काम दिल्ली सरकार का है। वो राशन कार्ड नहीं बना रहे। अगर पिछले 10 साल में किसी के बेटे या पोते का जन्म हुआ है, आज वो 10 साल का है, तो उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा। ये बहुत भयंकर लोगों में रोष है। और महिलाएं तो इतनी पीड़ित हैं, वो कहती हैं कि एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलता है। अब तो मोदी जी ने वो भी मुफ्त कर दिया। पहले क्या था कि लोगों को ये लगता था कि शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि शीला दीक्षित का है कांग्रेस का राशन। श्रीमान केजरीवाल साहब सस्ती लोकप्रियता के कारण केजरीवाल का राशन। हमारा उनसे प्रश्न है, भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, और मोदी जी ने कोविड काल के बाद 2020 से लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया। अगर किसी व्यक्ति के पास 4 लोग हैं घर के अंदर, तो उनको 16 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मिलेगा। तो 16 रुपये तो 1 रुपये किलो गेहूं का, और 8 रुपये, 24 रुपये के अंदर उनको 24 किलो राशन मिलता था जो भारत सरकार देती है। और अब मोदी जी ने वो 24 रुपया भी भारत सरकार उन कमीशन जो है राशन डीलर्स को देती है। बड़े बड़े वेयर हाउस से उठाकर राशन की दुकानों तक ले जाने का काम भी भारत सरकार पैसे देती है। दिल्ली की जो ये दुकानें हैं राशन की, ये दिल्ली सरकार उनको देखती है। राशन कार्ड बनाना, नाम काटना, नाम जोड़ना और राशन सही बढ़ जाए, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे कि वो दूर भागती है। लोगों में रोष है। पिछले 8 साल से बुजुर्गों की पेंशन नहीं है। बुजुर्ग बार बार एमएलए के पास जाते हैं, रिक्शा पकड़ के जाते हैं, 50-50 रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उनको कह दिया जाता है कि आप ऑनलाइन फार्म जमा करा दीजिए। क्या कसूर किया बुजुर्गों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाकर कि बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे? ये बहुत बड़ा रोष है बुजुर्गों के अंदर। उसी प्रकार से पीने के पानी की मैं बात करूं, 15 साल कांग्रेस का शासन था, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं। 15 साल में दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट में था। 10 साल के केजरीवाल के शासन के अंदर 82,000 करोड़ रुपए का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है। उस घोटाले में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, मैडम आतिशी, ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने जमकर उसको लूटा है। 50 करोड़ रुपया तो दिल्ली सरकार ने लोन दिया है। और केजरीवाल साहब ये कहते थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो टैंकर माफिया को समाप्त करूँगा। आज टैंकर माफिया पहले से ज़्यादा सक्रिय है, उन्होंने सेटिंग कर ली है। उनके एक एमएलए प्रकाश जारवाल के ऊपर तो एफआईआर दर्ज है कि पानी के ऊपर उन्होंने एक व्यक्ति का, डॉक्टर का मर्डर करा दिया। आज आधी से ज़्यादा दिल्ली टैंकर के पानी और कच्चा पानी पीने से मजबूर है। उससे लोगों की बीमारियां इतनी हो रही हैं। लोगों में इस बात का भी रोष है कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू की और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उस योजना को लागू नहीं किया कि लोग प्रधानमंत्री से ना जुड़ जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इससे नाम हटा दें। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि आप इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दीजिए,
आप इन लोगों का 5 लाख का बीमा कवर कर दीजिए। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है? आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है, और दवा है तो नकली दवा है। ये केस दर्ज है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भयंकर लूट है। एक डॉक्टर को 40 रुपये मिलते हैं एक पेशेंट को देखने के लिए। फर्जी बिलिंग होती है, नो सिकिए डॉक्टर बिठा रखे हैं, केवल लूट का धंधा है वो। और एक एक मोबाइल फ़ोन पर 400 लोगों के टेस्ट कराने का काम इस सरकार ने किया है। उसमें ये कटघरे के अंदर है शराब घोटाला, एक के साथ एक बोतल फ्री देने का जो काम किया है। केजरीवाल ने जितने वायदे अपने समय में किए थे, सब वायदों को उन्होंने उससे उल्टा विपरीत चले हैं। सरकारी बंगला नहीं लूँगा तो शीश महल बना दिया। जब लोग कोविड से मर रहे थे, उनका शीश महल बंगला तैयार हो रहा था। सुरक्षा नहीं लूँगा, दिल्ली के साथ साथ पंजाब की पुलिस उनके साथ चलती है। कार नहीं लूँगा, 9 इनोवा गाड़ी उनके साथ चलती हैं। कथनी और करनी में अंतर है। लोग जो उनके जाल में आ गए थे, लोग सस्ती चीज़ें इस प्रकार की करके, अब लोगों को लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने ठगा है, और लोग समय आने पर माकूल जवाब देंगे। और जब लोकसभा का चुनाव आता है, बेशक दिल्ली में वो जीत रहे हों, 2014 और 2019 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीती थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें 50 लाख के मार्जिन से जीतने वाली हैं। ये आप मेरी बात नोट करके देख लेना। ये दोनों का जो नापाक गठबंधन है, ये देखिए क्या दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने 1952 से शासन राज किया, और आज तक काफ़ी वर्षों तक राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने नाकाब गठबंधन करके कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस के सिंबल पर स्टैंप नहीं करेंगे, वो आम आदमी पार्टी का बटन दबाना पड़ेगा। जिस पार्टी के बड़े लीडर हैं वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को उनको वोट देना पड़ेगा। इस गठबंधन से कोई कुछ होने वाला नहीं है। लोग इनको समझ रहे हैं। अगर इतने मजबूत होते अरविंद केजरीवाल तो समझौता नहीं करते। उनको मालूम है कि हम मिलकर, मेरा ये कहना है, मिलकर लड़ लें, अकेले लड़ लें। अब तो वो भी स्कोप खत्म हो गया। आज कल हो गया था, आज स्क्रूटनी हो गई। 15% वोट उस समय कांग्रेस को मिला था नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और 21% वोट जो है वो मिला था आम आदमी पार्टी को। लोगों का ये मानना है कि आज 2019 वाली कांग्रेस नहीं है। 15% वोट लेना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। जिस प्रकार से अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पहले अध्यक्ष पद से दिया, फिर उससे दे दिया। राजकुमार चौहान ने पार्टी छोड़ दी, जो ये दोनों 15 साल मिनिस्टर रहे हैं। नसीब सिंह 2-3 बार के एमएलए, नीरज बसोया एमएलए, इतने, अमित मलिक 2 बार के यूथ के प्रेसिडेंट। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव तक पूरी कांग्रेस में क्या हल्ला होगा। केवल ये 2 सीटों के कारण ज़्यादा मामला हुआ है। एक जो मेरे सामने कैंडिडेट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने ऐसा संकल्प किया है कि मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनकी जो जातिवादी सोच है, जो छुआछूत की बात करते हैं, लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। कन्हैया कुमार जो कहता था इंशाअल्लाह देश के टुकड़े होंगे 1000। अब अरविंद सिंह लवली का अधिकृत बयान है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हम समझौते के खिलाफ थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री को गाली कौन दे सकता है, तो उनको गाली देने वाला बीजेपी से बाहर निकाला हुआ व्यक्ति, रिजेक्टेड माल, उसको उन्होंने टिकट दिया। उधर कन्हैया को टिकट दिया। सनातन धर्म को गाली कौन दे सकता है? उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता थी वोटों की तुष्टीकरण के कारण। अब मैं उनका मैनिफेस्टो मैं उनका पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि धारा 370 अब दोबारा लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, कब तक इस कश्मीर को गुलाम बनाकर रखोगे? आज कश्मीर के अंदर वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर ग्रेजुएट हो जाए, बीएड कर ले, शिक्षा का तो उसको अधिकार है, लेकिन कश्मीर में
वो सरकारी सेवा में नहीं आ सकता। वो बाबू की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो चपरासी भी नहीं बन सकता। केवल अगर ग्रेजुएट है, बीएड किया हुआ है, तो सफाई कर्मचारी ही बनेगा। इससे ज़्यादा दलित समाज के ऊपर, खासकर वाल्मीकि समाज के ऊपर, इससे ज़्यादा कलंक क्या लगा सकते हैं वो। और आज फिर दोबारा 370 की बात कर रहे हैं। वो तो ठीक है, उनको मौका मिलने वाला नहीं है, लेकिन उनकी जो मन में जो बातें हैं वो सब निकल कर आ रही हैं। 2019 में राम मंदिर नहीं था, 2019 में धारा 370 नहीं थी। राम मंदिर के ऊपर निमंत्रण को स्वीकार ना करना इस बात को दर्शाता है कि उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग को खुश करने के लिए उसने बहुसंख्यक वर्ग को नाराज किया है। उसका करारा जवाब 25 तारीख को देश की जनता देने वाली है। जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, और ये हमारे नेता पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपकी बिरादरी क्या है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी बिरादरी मत पूछिए, मेरा परिवार पूछिए। मेरा 140 करोड़, और उस 140 करोड़ के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म सब आ गए हैं। मोदी जी सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। कुछ लोग अपनी चंद ख्वाहिशों के कारण लोगों में जातिवाद और धर्मवाद करते हैं। ये सब लोग बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है कि जाति उपजातियाँ तो रहेंगी, ये परंपरा चली आ रही है। अब उन्होंने केवल देश में 4 बिरादरियों को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि महिला, एक आबादी महिला को गिना उन्होंने। देश की आधी आबादी महिलाओं की, बहनों की और छोटी बच्चियों की है। महिलाओं को सशक्त जब तक नहीं कर पाएंगे तो देश सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए मोदी जी ने लोकसभा में, विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। 2029 के चुनाव के अंदर 33% महिलाएं लोकसभा के अंदर बैठेंगी जो महिलाओं के लिए काम करेंगी। उन्होंने दूसरी जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि देश का किसान, गर्मी, सर्दी हो, बारिश हो, लू चल रही हो, बाढ़ आ जाए, फसल तबाह हो जाए, वह हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न के भंडार भरकर वेयर हाउस में जाता है। उसमें से 80 करोड़ देश के लोगों को नरेंद्र मोदी मुफ्त राशन देते हैं। तीसरी बिरादरी जो उन्होंने कही है, तीसरी बिरादरी है युवा। और देश ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते जब खुलवाए तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज बैंक में गारंटी की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टअप के माध्यम से और करोड़ों रुपया नौजवानों को रोजगार के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रोवाइड कराया है। जब वो अपने पाँव पे सशक्त होंगे, सरकारी नौकरी के भी उनके विकल्प खुले हुए हैं। जब तक युवा संगठित, युवा अपने पाँव पर खड़ा नहीं होगा, तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। इसलिए मोदी जी ने युवाओं पर महत्व दिया है। चौथी बिरादरी जो उन्होंने कही है, वो कही है गरीब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो उस समय वो छोटा था, 1971 के चुनाव के अंदर मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माकूल जवाब दिया होगा। इंदिरा जी ने कहा था, 71 के नारा लगाया था, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। अगर मैं उस समय होता, मैं उनसे पूछता, 52 से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर 71 तक आप देश की प्रधानमंत्री हैं, आपका परिवार नेहरू खानदान जो है प्रधानमंत्री है, तो गरीबी हटाने का काम आपका था या अपोजिशन का था? फिर कहा कि देश बचाओ। 1000 साल हम मुगलों में गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, आज़ादी ली वीर सावरकर जी ने, आज़ादी दिलाई भगत सिंह जी ने, आज़ादी दिलाई सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ादी दिलाई बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। लेकिन बोला देश बचाओ। आप 52 में आप सत्ता में आ गए, देश के पहिए लग गए थे क्या? केवल लोगों को बहकाने का काम उन्होंने किया है। गरीबों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 से लेकर 2024 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। यह है नरेंद्र मोदी जी का विजन। लेकिन चंदौरिया जी, एक बात, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो आपके सामने कैंडिडेट है, जिनका आप नाम ना लेने की बात कर रहे हो, उदित राज जी, वो पहले 2014 में यहीं से सांसद रह चुके हैं और आप ही की पार्टी से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद आज ही कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है, उसमें उन्होंने 3 पर्यवेक्षकों का ऐलान किया है। तो आपकी सीट से जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है वो हरियाणा के दिग्गज नेता है, जो कि कुछ समय पहले तक ही बीजेपी में शामिल थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। तो क्योंकि ये दोनों ही पूर्व बीजेपी नेता है, तो क्या इनसे आपको लगता है कि वोट में कुछ नुकसान हो सकता है आपको, इन दोनों के आने से यहाँ आपको नुकसान होने? देखिए, मैंने बताया 2019 में 15% था जी और आज 2019 वाली कांग्रेस नहीं है। जी। और जो मेरे व्यक्ति सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने काम ही किया होता तो नरेंद्र मोदी जी भी टिकट काटते नहीं थे। उन्होंने काम ही नहीं किया, जातीयवाद किया, बहुत ऐसे काम किए, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया। मोदी जी को तो काम चाहिए,
उन्होंने टिकट काट दी। अब पता लग जाएगा कितने पानी में है। जब जनता के सामने जाएंगे लोग बता देंगे कि जनता क्या करेगी उनका। चलिए खैर, आपने क्योंकि कहा कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए टिकट काट दिया, लेकिन 2014 में के बाद 2019 में उनका टिकट काटा। अब क्योंकि 2024 में जो 2019 में कैंडिडेट थे और वो जीते भी, हंसराज हंस जी, उनका भी टिकट काट दिया। तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया या जनता उनके खिलाफ थी, उनका टिकट काटने की क्यों ज़रूरत पड़ी? और उनके साथ साथ बाकी सभी जो मौजूदा सांसद थे, सिर्फ अगर मनोज तिवारी को छोड़ दिया जाए तो सभी के टिकट बदल दिए गए। तो ये करने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, पार्टी में समय समय पर बदलाव होते हैं। संगठन का व्यक्ति सरकार में जाता है, सरकार का व्यक्ति संगठन में आता है। और आप ये बताइए कि इन दोनों लोगों के कारण कांग्रेस में कितनी बगावत हुई है। हमें एक बता दीजिए, बीजेपी के 6 टिकट बदले गए हैं, एक व्यक्ति ने भी उफ तक नहीं की। हमारे जिनके टिकट कटे हैं बहुत सीनियर लीडर हैं और उनको संगठन में दायित्व दे दिया गया है। मोदी जी सबका विकास के सबको परखते हैं, किसको कितना समय काम करने उन्होंने देना है। और यह हमारे हंसराज हंस जी का टिकट कटा नहीं है, उनको शिफ्ट किया गया है। पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब में उनको लड़ाया है, ऐसा नहीं कि उनका टिकट कटा है। लेकिन हंसराज हंस जी के समय में हम अगर काम की बात करें तो बकोली के अंदर NIT बनी है, 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अभी वहाँ पे रनिंग हो रही है। एक होम्योपैथिक अस्पताल 50 बेड का नरेला के अंदर बना है। बवाना और नरेला का फ्लाईओवर जो है इनके कार्यकाल में बना है। बहुत सारे काम हैं जो हमारी सरकार ने वहाँ पर किए हैं। अभी और भी काम बाकी हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि वहाँ सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, उस पर भी हम काम करेंगे। और एक लगभग दिल्ली सरकार के पास 25 एकड़ ज़मीन सिंघू गांव के अंदर है जो कॉलेज के लिए अलॉट है। दिल्ली बॉर्डर वाला इलाका, बॉर्डर वाला, वहाँ महिला बालिकाओं के लिए कॉलेज, उस पर उन्होंने काम नहीं किया, उस पर उन्होंने काम नहीं किया और वो लैंड जो है खाली पड़ी है। दूसरा, जब साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस समय घेवरा के पास 88 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर करवाई थी, किसानों से DDO को सौंपी थी। हमारी सरकार बदल गई, 25 साल से हम सरकार में नहीं थे। वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मतलब ये था जो एशियाड और ओलंपिक के अंदर जो खेल होते हैं उस स्टेटस के सारे ग्राउंड ऑडिटोरियम बनने थे। स्विमिंग पूल इंटरनेशनल ख्याति का बनना था। 15 साल शीला दीक्षित जी ने कुछ नहीं किया, 10 साल केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। 1 साल पहले लगभग मनीष सिसोदिया जी, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं मल्लेश्वरी देवी जी, उनको बुलाकर एक नारियल फोड़ दिया और उनको कार प्रोवाइड करा दी, वाइस चांसलर बना दिया, उनको कार दे दी, बंगला दे दिया, तनख्वाह में उनसे कोई आपत्ति नहीं, खिलाड़ी है। लेकिन आज वहाँ एक ईंट आज भी नहीं लगी। हमारा संकल्प है हम उसके ऊपर LG साहब से मिलकर वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसमें जो गाँव के लोग जो खेल में बहुत आगे रहते हैं, अब तक 25 साल में कितने और खिलाड़ी निकलते। और मोदी जी का जो सपना है खेलो इंडिया जीतो इंडिया, तो वो भी काम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं करवाऊंगा। आप क्योंकि 370 और राम मंदिर के साथ साथ 400 पार का नारा बड़ा चर्चाओं में चल रहा है, आपके पार्टी के हर नेता के मुंह पे 400 पार है। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि राजस्थान में 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी वहाँ कांग्रेस में सेंधमारी कर ली है, कि अगर उनके बयान को कोट करके मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, यहाँ आप सभी सीटों पर काबिज है। तो ये 400 पार कैसे पूरा होगा? किन राज्यों में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी सीटें बढ़ सकती है? देखिए, उन्होंने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं है, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। दूसरा, कांग्रेस की सीटें कहाँ बढ़ेंगी? नॉर्थ भारत में तो कांग्रेस का बड़ा गोल अंडा होने वाला है। राहुल गांधी रायबरेली से भी हारने वाले हैं जी, तो कहाँ से कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी? मुझे नहीं लगता। दक्षिण के अंदर भी जो हमारी सीटें पहले के मुकाबले बढ़ेंगी। कर्नाटक के अंदर हमारा समझौता है, कर्नाटक में हमारी सीटें बढ़ेंगी और हमारी सीटें खूब बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कोई एक आध कोई सीट पता नहीं उन्होंने क्यों कही है, अभी तो वही बता सकते हैं। अब दिल्ली की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हम हैट्रिक मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम चौका मार रहे हैं। 1999 के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली की 7 सीट जीती थी हमने। 2014 में दोबारा जीती,
2019 में तीसरी बार जीती और 2024 में चौथी बार जीतकर चौका मारेंगे। ठीक है, क्योंकि हैट्रिक की बात हो रही है और राजस्थान में भी हैट्रिक की बात चल रही थी, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल रखा। खैर, 370 और राम मंदिर, लेकिन जब से फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हुई है उसके बाद से 370 और राम मंदिर पे जो है बयानबाजी जो है बीजेपी की तरफ से कम हो गई है। अब इसके बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 370 की तो पार्टी बात कर रही है, लेकिन खुद बीजेपी कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, जबकि तो क्या पार्टी को वहाँ पर भरोसा नहीं है कि वहाँ की जनता अभी बीजेपी को सपोर्ट करेगी, जो वहाँ के वो स्थानीय पार्टी को सपोर्ट कर रही है और खुद चुनाव नहीं लड़ रही 3 सीटों पर? देखिए, मतलब इसके पीछे ये क्या पार्टी की रणनीति? कोई स्ट्रेटेजी होगी, जी। ये तो उन्हीं को पता होगा, ऊपर वाले लोगों को उन्होंने क्या किया है, लेकिन कश्मीर के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। खैर, भाजपा के सांसदों पे जो दिल्ली से जो है चुनाव जीत कर जाते हैं, तो कई बार ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये खुलकर सवाल नहीं रख पाते दिल्ली को लेकर, दिल्ली के विकास को लेकर संसद में। तो क्या इस तरह का कोई मिथ है, या जो अब से पहले आपसे पहले भी सांसद आए चुनाव जीते, उन्होंने अपना पूरा सवाल पूरी तरह किए, अपने जो दिल्ली के हित है, दिल्ली में विकास के जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरी तरह संसद में रखा है? देखिए, कोई एक आध सांसद की बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन दिल्ली के लगभग सभी सांसदों ने जब भी कोई दिल्ली का मुद्दा आया है, प्रधानमंत्री जी के सामने दिल्ली का पक्ष रखा गया है और जोरदार तरीके से रखा गया है। ठीक है, आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, तो ये अगर आपकी सीट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सवाल हम कर चुके हैं और आप जवाब भी दे चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट सीट के अलावा बाकी की सीटों पे कहीं काम कर सकता है? जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कन्हैया कुमार खड़े और वहाँ से सचिन पायलट को पर्यवेक्षक बना दिया गया है आज, या बाकी सीटों की भी बात कर ली जाए, तो क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई एक सीट पर मजबूत दिख रही है? पर्यवेक्षक क्या करेगा जब नीचे कैडर ही नहीं होगा, नीचे टेबल लगाने के लिए लोग नहीं होंगे? और देखिए, ये एक दूसरे की आंखों में मिर्च डाल रहे हैं। 8 महीने बाद दिल्ली की विधानसभा का चुनाव है और मैं ये मानता हूँ इन्होंने जो फैसला किया है, कांग्रेस ने अपना बोरिया बिस्तर इसी लोकसभा में बांध लिया है और पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। काहे का समझौता है ये? पंजाब में भी लड़ते ना अलग अलग, ये दिल्ली में दोनों पार्टियों का जनाधार है। 50 लाख वोटों का हमारा दिल्ली की 7 सीटों पर मार्जिन रहने वाला है, उसको आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा रैपिड फायर और कर लेते हैं बस योगेंद्र जी। सबसे पहला सवाल, केजरीवाल या राहुल गांधी, इन दोनों में से बेहतर नेता आपको कौन सा लगता है? दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं लगते। ठीक है, बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए अगर पीएम मोदी के बाद दूसरे नाम की या किसी दूसरे चेहरे की बात की जाए तो आपको क्या लगता है? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी, या इनके अलावा कोई और? मोदी जी तो पता नहीं कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ये प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता। तो मोदी जी के बाद आप किसी को नहीं मानते? नहीं, पार्टी जो निर्णय तय करेगी। ठीक है, मोदी जी का तो बहुत समय है इस देश के लिए। ठीक है, ये तो बीजेपी की बात हुई। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में बेहतर नेता आपके हिसाब से कौन है अभी, कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या फिर सचिन पायलट जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट का तो जितना बैंड कांग्रेस ने बजाया है कोई बजा नहीं सकता। जी। और खड़गे साहब की क्या मजबूरी है, ये जो दिल्ली के 2 टिकट हैं ये खड़गे साहब की देन है और खड़गे साहब का भी अब जो है समय आ गया है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रैपिड फायर का यह आखिरी सवाल कि लोकसभा चुनाव में असल मुद्दा आपके हिसाब से क्या है, कि रोजगार या राम मंदिर? देखिए, मोदी की गारंटी है जी। जो मैंने बताया, 4 बातें उन्होंने कही है। युवाओं को रोजगार और महिलाओं को शक्तिशाली करना। राम मंदिर मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। जी। लोगों में बहुत सिंपैथी है कि 500 वर्ष से लोगों का बड़ा संघर्ष था और कितने ही लोगों का उसमें बलिदान हो गया, कोठारी बंधुओं का बलिदान हो गया। लोगों ने ये भी देखा है, मुलायम सिंह ने गोली चलवाकर सरयू में लाशें भिजवा दी थी, लेकिन आज राम मंदिर धार्मिक स्थल के साथ साथ एक 200 किलोमीटर के आसपास लोगों को रोजगार देने का साधन वहाँ बन गया है। आज मैं सुल्तानपुरी में मैं एक कुम्हार के पास वोट मांगने गया तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों बीजेपी को वोट देंगे, मुझे बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं हमारे दिए इतना ऑर्डर हमारे पास है कि अगर हम पूरे साल दिए बनाते रहें तो ये जो दिया है ये हाथ से बनाने वाले, अब तो मशीन भी आ गई उनके पास। मोदी जी ने, पता नहीं उसका नाम मुझे पता नहीं है, और तो बहुत मिनटों में बनाती है। आज मोदी जी ने छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोदी जी, एक इतना बड़ा ग्रुप महिलाएं जो चलाती हैं स्वरोजगार का, तो ये जो आज से पहले ये तो नाम भी कभी नहीं सुने थे हमने। तो मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है इस देश के अंदर। चलिए योगेंद्र जी, हर सवाल का आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। वक्त देने के लिए हमें शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने जो बात की स्थानीय मुद्दों के साथ साथ तथ्यों के साथ बात की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे योगेंद्र, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब इनके दावे कितने रंग लाएंगे या इन पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये तो 4 जून को नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर पर अपडेट रहने के लिए आप TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करें।